मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हम इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 में इंडियन फेडरलिज्म की बात करेंगे, भारतीय संघवाद की बात करेंगे कि भारतीय संघवाद जो है हमारा कैसे है। इस आज के टॉपिक के पूर्व यदि हम ओवरऑल संघवाद की बात कर लें या संघीय शासन प्रणाली की बात कर लें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो हम संघ की बात करेंगे कि संघ होता है कैसे हैं, संघों का निर्माण कैसे किया जाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट जनरेट करें कि वर्ड की यदि हम बात करें तो विश्व की कोई भी शासन व्यवस्था यदि मैक्सिमम देखा जाए तो दो ही प्रकार की हैं। एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था। अब कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी शासन व्यवस्थाएं भी हैं कि दोनों का जो मिला जुला रूप देखने को मिलता है, अर्थात उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था और उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था, दोनों के जो है फीचर्स वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। जैसे संघात्मक और एकात्मक शासन, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण फ्रांस की सरकार में देखने को मिलता है। तो जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है और संघात्मक शासन प्रणाली होती है, तो जो भारत की स्थितियां हैं तो उसमें क्या है कि जब विश्व की शासन प्रणालियों का अध्ययन करेंगे तो मुख्यतः दो ही हैं। एक यह है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है प्रेसिडेंटियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दो प्रकार के शासन प्रमुख पाए जाते हैं। एक होता है शासन प्रमुख और एक होता है राज्य प्रमुख। तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है तो जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और कहीं कहीं उसी पे राजा होते हैं। जैसे ब्रिटेन में राजा हैं और भारत में राष्ट्रपति हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के जो है वो पाए जाते हैं कार्यवाहक जो है कार्यपालिका के प्रमुख दो प्रकार, एक कार्यपालिका प्रमुख होता है, एक जो है शासन प्रमुख होता है। तो इसमें से जो संसदीय शासन प्रणाली में जो है ये मुख्यतः एकात्मक भी है और अध्यक्षात्मक को कहेंगे तो वो संघात्मक भी है। तो जो एक संसदीय शासन प्रणाली होती है उसी संसदीय शासन प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर शासन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्रियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसको अच्छी मानी जाती है, गुड जो है गवर्नेंस की बात होती है, अच्छे शासन, उत्तम शासन की बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है एक दूसरे नाम से वेस्ट मिनिस्टर शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में जब दो प्रकार के प्रमुख होते हैं तो एक राज्य प्रमुख होता है और दूसरा शासन प्रमुख होता है। तो जो शासन प्रमुख होता है, तो जैसे भारतीय शासन प्रणाली की हम बात करें तो जो संसदीय शासन प्रणाली है तो संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि शासन की सारी शक्तियां किसके हाथ में नहीं होती हैं, प्रधानमंत्री के। और राज्य जो है प्रमुख होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसमें संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सारी शक्तियां तो उसके नाम से होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं ना करके अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है सहयोग के रूप में। तो उन सभी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जैसे विश्व में एकात्मक शासन प्रणाली में जैसे ब्रिटेन है, तो एकात्मक शासन प्रणाली, तो अब ये समझ में आया होगा, एकात्मक शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था का ही गुण है और ये विशेषता है, इसमें छोटे देशों के लिए ज़्यादा सफिशिएंट होती है, उपयुक्त होती है। जो छोटे देश है वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली बहुत सक्सेसफुल तरीके से चलती है और उसमें दो प्रकार की शासन प्रमुख होता है।
संसदीय शासन प्रणाली, अब यदि कहें तो संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जहां पर कार्यपालिका अर्थात सरकार, कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे क्या कहेंगे? संसदीय शासन प्रणाली कहेंगे। और जहां पर कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के प्रति अब जो है किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक अगर सर्वोत्तम उदाहरण देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संसदीय शासन प्रणाली का यदि सबसे प्रमुख उदाहरण देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो इस प्रकार हम संघात्मक शासन व्यवस्था या में बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है उसमें प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणालियाँ दोहरी शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं और इसमें शक्तियों के अंतर की वजह से ही एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियों में अंतर किया जाता है। एकात्मक दोनों को कंपैरेटिव समझिए, कंपैरेटिव जो है तभी उस चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे आप। एकात्मक शासन प्रणाली का जो है वह शासन प्रणाली होती है जहां पर केंद्र जो है संविधान के द्वारा किसी एक केंद्रीय सरकार को जो है सारी शक्तियां केंद्र को दे दी जाती हैं और राज्य अपनी सभी शक्ति और कार्यों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं। इसका उपयुक्त घर कहाँ माना जाता है? ग्रेट ब्रिटेन को। अब विशेष तरह के छोटे देशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन हमें अब बात किस पे करना है? जो है संघवाद पर। तो विशेष करके हमें संघवाद पर फोकस करना होगा कि हमारा संघवाद जो है, तो जो फेडरल जो है, हम विशेष करके हम संघवाद पर डिस्कस करने, फेडरलिज्म सिस्टम पर बात करो, संघात्मक व्यवस्था पे बात करें। तो संघ को अंग्रेजी में यदि हम कहें तो फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो फेडरेशन या संघ का आशय होता है आपसी मेल जोल होता है। तो उसमें दो तरह से होते हैं, जैसे एक तो फेडरेशन संघ दो तरह से निर्माण होता है, एक फेडरेशन कहते हैं, एक को यूनियन कहते हैं। तो जो फेडरेशन के माध्यम से जो संघ का निर्माण किया वो अमेरिका का है और जो यूनियन के माध्यम से संघ का निर्माण किया वो भारत का है। क्योंकि जो अमेरिका की जो दशा है थी, अमेरिका विश्व का प्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहां पाई जाती है। तो जो अमेरिका की कंडीशन थी वो भारत के जस्ट अपोजिट थी। क्योंकि अमेरिका की कंडीशन पर थोड़ा सा हम दृष्टि डालें, जो है आपका ध्यान हम यहाँ आकर्षित करना चाहते हैं, जो है कि वहाँ वो देश स्वतंत्र होने के बाद वहाँ कई राज्यों में बटा था, लगभग 13 राज्यों में जो है अमेरिका बटा था और वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। और उस लड़ने की वजह से उनको ये महसूस होने लगा कि अभी तो हम जो है उन औपनिवेशिक सत्ताओं से हम जो है मुक्त हुए हैं। यदि हम इसी प्रकार से लड़ते भिड़ते रहें तो आगे चल कर के हमारी इस फूट का फायदा अन्य देश भी उठा करके पुनः हमको गुलाम बना सकते हैं या हमारे ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे में वो अमेरिका के सभी राज्य मिल करके एक किसका निर्माण किया? संघ का निर्माण किया। तो जो वहाँ के अमेरिका के संघ का निर्माण किया गया, तो अर्थात वहाँ के राज्यों ने मिलकर के अमेरिकी संघ का निर्माण किया गया। तो उसमें क्या किया गया? अमेरिकी संघ के जो है राज्य थे आपस में मिले, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और सारी शक्तियाँ किसकी कर दी गई? केंद्र की। सारी संघ ने जो है वहाँ के राज्यों ने संघ का निर्माण किया, तो राज्यों ने केंद्र की शक्तियाँ को लिख दी कि आपको इतने इतने विषय में जो है शासन करने का अधिकार दिया जा रहा है। और जो सारी शक्तियाँ छूट गई, जिनको नहीं लिखा गया, अवशिष्ट है, अर्थात और जो अतिरिक्त मान लीजिए, अवशिष्ट शक्तियाँ मान लीजिए जो उसमें नहीं जो है मेंशन किया गया, उन सारी शक्तियों का प्रयोग किसके पास आ गया? राज्यों के पास आ गया।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ के राज्य ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वहाँ भी स्थितियों में परिवर्तन आ गया है और वहाँ आज भी एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता की स्थापना होती है। तो उनके संबंध में कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात वो आपस में नष्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया, सॉरी एक संघ का निर्माण किया, एक फेडरल का निर्माण किया। तो इस प्रकार से जो हम बात करते हैं जो है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन भारत की कंडीशन जस्ट अपोजिट थी। भारत ने की जो कंडीशन थी, तो भारतीय जो व्यवस्था जो है वो केंद्र के द्वारा राज्यों का निर्माण किया गया, अर्थात केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों का या राज्यों का गठन किया। पहले राज्य का गठन होगा, फिर उस पर शासन व्यवस्था के गठन होता, सरकारों का गठन होता है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ एकीकरण का प्रमाण है। कहते हम एकता इंटीग्रिटी कैसे रख सकते हैं, एकीकरण कैसे कर सकते हैं जो है, ठीक है। जो एकीकरण होता है वो बिना समझौता का होता, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो समझौता होता है, उसमें कोई समझौता नहीं होता कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर एकीकरण करना है तो इसीलिए भारतीय एकीकरण के लिए कभी भारत सरकार को बल का भी प्रयोग करना पड़ा है, ठीक है। यही रीजन है कि भारतीय एकीकरण के लिए अभी जो जम्मू और कश्मीर का विलय किया गया, तो वहाँ शांति और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मतलब जो है वहाँ पर आर्मी को जो है काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट करके वहाँ लगाया गया जगह जगह पर, कि कोई भी लोग वहाँ उपद्रव ना कर सके। तो हम संघ की बात करते हैं, संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, तो संघात्मक को अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं। यह लैटिन शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है समझौता। संघात्मक व्यवस्था बड़े देशों के लिए उपयुक्त होती है। जैसे हमने बताया कि जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो छोटे देशों के लिए होती है, और जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो बड़ों देशों के लिए उपयुक्त होती है, सफिशिएंट होती है। विश्व में सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था का निर्माण अमेरिका में किया गया था 1787 के में, जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें के बाद इसी के द्वारा ही वहां पर जो है संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन भारतीय संघ का निर्माण जो है 1950 में किया गया, क्योंकि संविधान सभा कैबिनेट मिशन जो है योजना के अंतर्गत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। उस संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान के निर्माण पे ही वहाँ पर संघ की व्यवस्था की बात कही गई कि संघ यहाँ या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कैसी होंगी और उनका निर्माण कैसे किया जा सकता है। अमेरिका में पहले 13 राज्य, जैसे 13 राज्य थे, जैसे हमने उसकी स्टोरी अभी बता ही दिया। और इसमें क्या हुआ, अब इसमें कंपैरिजन ये देखिए कि भारत का जो संघ है, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों का निर्माण किया गया, तो राज्यों की शक्तियों को लिख दी गई, और केंद्र की शक्तियां जो है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास हो गई, केंद्र के पास हो गई। तो इसलिए कभी कभी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछता है कि जो है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, राज्यों के पास है, क्योंकि जो जिसका निर्माण करता है वो कुछ स्पेशल पावर अपने पास अवश्य रखता है। तो जब यहाँ पे इस जो है स्पेशल पावर है तो केंद्रीय सरकार के पास है, और अमेरिका की जब बात करेंगे तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्य सरकारों के पास है। तो इस प्रकार से हम संघ की जो बात किया, तो भारत के संबंध में कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि यदि राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहेंगे, छोटे छोटे भागों में बटे रहेंगे, तो इस पर कोई भी देश जो है आक्रमण करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता और वो अब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर यदि संघ के में जुड़ जाएंगे, उनको संघ में विलय कर लिया जाएगा, तो जो भारत के संबंध में जो कोटेशन बोला जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात जब भारत को
कि राज्यों को सभी उसको संघ में विलय कर लिया जाएगा तो फिर उसके विनाश होने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। तो जो संघवाद के लक्षण होते हैं उनके मुख्य लक्षण पर ही हम जो है चर्चा कर लेते हैं। अगर कौन से ऐसे फीचर्स पाए जाए, कौन सी इसकी क्वालिफिकेशंस हैं जिसके आधार पर हम कहेंगे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को कह सकते हैं कि संघात्मक है अथवा एकात्मक है। तो मेन फीचर ऑफ द फेडरलिज्म सिस्टम, भारतीय संघात जो है या संघात्मक की बात करें, इंडियन की बात नहीं, ओवरऑल संघ की बात करते हैं, तो एक लिखित एवं कठोर संविधान होता है। ठीक है, एक लिखित एवं कठोर संविधान इसके संघवाद के लक्षण है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, उसमें संघवाद के लक्षणों में एक लिखित एवं कठोर संविधान होता है। सेकेंड पॉइंट में संविधान की सर्वोच्चता होती, वहां संविधान को प्रमुख माना जाता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। दोहरी नागरिकता होती है। ये 5 जो है पॉइंट तो कंपलसरी होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट और होते हैं जो, लेकिन ये संघवाद के प्राथमिक प्राइमरी फीचर्स हैं, और जो अन्य बता रहे हैं तो वो संघवाद के सेकेंडरी फीचर्स हैं। तो सेकेंडरी फीचर्स में देखें, दोहरा संविधान होगा, वहाँ दोहरी न्यायपालिका होगी, दोहरा चुनाव मशीनरी होगी, दोहरी नागरिकता होगी। अर्थात कहने का से जो दोहरा शब्द हो, डबल शब्द प्रयोग किया, वर्ड यूज किया गया, तो वह संविधान की यदि बात होगी तो केंद्र का भी संविधान होगा और राज्यों के पास भी अपना स्वयं का संविधान होगा। जैसे पहले हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर राज्य का अलग से संविधान होता था और भारत संघ के अलग संविधान होता, राज्यों के पास अपना कोई संविधान नहीं होता। उसी संविधान से शक्तियाँ दी गई हैं एक पार्टों में जो है कि आपको क्या और कैसे काम करना है। दोहरी न्यायपालिका होगी, हमारे यहाँ भी दोहरी न्यायपालिका है, लेकिन दोहरी न्यायपालिका होते हुए भी न्यायपालिका का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। एकीकृत न्यायपालिका की बात, इंटीग्रिटी जुडिशरी की बात की गई, एकीकृत न्यायपालिका की बात की गई है। जो है डबल चुनाव मशीन जो है, डबल इलेक्शन जो है कमीशन बनाया गया है केंद्र और राज्यों का जो है, तो उनके अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। तब इस प्रकार से यदि हम बात करें तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो फेडरल सिस्टम में प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणालियाँ दोहरी रूप में पाई जाती हैं। तो भारतीय संघवाद की जो हम बात करते हैं तो भारतीय संघवाद इंडियन फेडरल सिस्टम जो है, भारतीय संघ का निर्माण अमेरिका की तरह नहीं हुआ। तो स्वतंत्रता के पूर्व जैसे हमने बताया कि भारत में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों का गठन किया गया, क्योंकि उस समय भारत की जो स्वतंत्रता के समय स्थिति थी जो है लगभग 500 के अराउंड जो है देशी रियासतें थी, जिनका एकीकरण इतनी सरल और सहज तरीके से करना संभव नहीं था। क्योंकि यदि इनको इतनी ऑटोनॉमस बना दिया जाता, उनको इतना स्वायत्त कर दिया जाता, तो भारत एक नहीं 500 कंट्री के रूप में जाना जाता और इसकी एक पहचान ही विश्व से विलुप्त हो जाती, समाप्त हो जाती। तो इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में अमेरिका के तर्ज पर संघ की स्थापना ना करके यहाँ एकीकरण पर जोर दिया और उनकी स्वायत्तता को एक लिमिट कर दिया गया। तो भारत में अर्थात भारत में जो है राज्यों का संघ है, यह यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 1 फर्स्ट में कहा गया है, भारत जो कि राज्यों का संघ है। तो इसके संबंध में भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। भारतीय संघवाद में भी संघवाद के चारों लक्षण पाए जाते हैं। जो भारतीय संघवाद हैं, जो इससे पूर्व में हमने जो उसके लक्षण अथवा इसकी विशेषताओं को काउंट करवाया है, वो सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में भी पाई जाती हैं। इसीलिए सैद्धांतिक रूप से
भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक है। तो भारत में क्या है? एकहरा संविधान भी है, एकहरी न्यायपालिका भी है, एकहरी चुनाव मशीनरी है, एकहरी नागरिकता भी है। ठीक है। और तथा राज्यों के सहमत के बिना संघ द्वारा नए राज्यों का निर्माण करना आदि गुण पाए जाते हैं। अतः भारतीय संघवाद की काफी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने भारत के संविधान को संघवाद की जगह एकात्मक कहा। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और बन करके कंप्लीट हो गया तो विश्व के जितने संघात्मक व्यवस्था की या शासन प्रणालियों के जितने बड़े बड़े विद्वान थे उनके विचार लिए गए कि आप हमारे संविधान के संबंध में कुछ कहें, आपकी क्या राय है। तो केसी हेयर जैसे इंग्लैंड के ब्रिटिश जो है कानूनविद और वहाँ विशेषज्ञ थे जो है संघात्मक शासन प्रणाली के, तो उन्होंने कहा कि भारत को अर्धसंघ कहा। क्योंकि उन्होंने इसलिए अर्धसंघ कहा क्योंकि भारत में दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों को क्या है? मिश्रण है। संघात्मक भी है और एकात्मक है। जब सामान्य शासन व्यवस्था चलती है या सामान्य समय होता है तो उस समय भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से शासन चलता है, और यदि भारत में संकट का समय होता है तो वही शासन प्रणाली संघात्मक के अलावा एकात्मक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सारे रूल और रेगुलेशन डिसाइड करने का काम केंद्रीय सरकार का होता है, अर्थात जो है भारत सरकार केंद्र संसद का होता है। और अलेक्जेंडर विज ने कहा कि भारत को पूर्ण संघ या परम संघ कहा। उन्होंने अपने विचारों भारत को पूर्ण संघ या परम संघ की संज्ञा दिया। संविधान निर्मात्री सभा ने जो है संविधान निर्मात्री सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए कहा। इन सभी आलोचनाओं का जवाब देते हुए, तर्क देते हुए जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघ आलोचना का कारण अमेरिकी संघ के अनुरूप न होना है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी देश की व्यवस्था उसकी परिस्थितियों का अनुरूप होती है। तो उन्होंने अपने इस कोटेशन से माध्यम से बताने का प्रयास किया कि संघवाद तो हमारा भी है और हमारा भी उसी संघ की व्यवस्था के अनुसार है जो विश्व के अन्य देशों की संघात्मक व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन यदि हमारी आलोचना की जा रही है तो सैद्धांतिक रूप से हम उस संविधान की व्यवस्था को नहीं ले पाए, अडॉप्ट कर पाए संघात्मक व्यवस्था को जो अमेरिका की है। इसी वजह से हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, जो संघात्मक व्यवस्था है, उसी पे विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग जो है प्रकार के मतों को व्यक्त किया गया है। सैद्धांतिक की अगर बात करें तो भारतीय संघवाद में चूंकि मूल सिद्धांत पाए जाते हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से भारत जो है संघात्मक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम बात करें तो केंद्र की ओर झुका हुआ है, संघीय व्यवस्था वाला देश है। तो जैसे हमने बताया कि सामान्य काल के शासन व्यवस्था में वो संघात्मक के रूप में काम करेगा, और यदि इमरजेंसी पीरियड है तो वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में काम करेगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया जो है। डायसी ने इसी के संबंध में संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों के बीच सामंजस्य पाया जाता है। अब इसमें यह देखें कि संघवाद के सफलता के लिए क्या क्या उसकी जो है शर्तें होनी चाहिए, क्या उसकी क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि संघवाद सफल हो। तो भौगोलिक समीपता होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक समानता होनी चाहिए, क्योंकि हमने इससे पूर्व भी बोला है कि किसी भी देश में यदि लोकतंत्र की सफलता की बात करेंगे तो जब तक वहां पर सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होंगे तब तक वहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। लोगों के बीच में जात धर्म भाषा के रूप में बटा नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति की समानता और व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, वर्णों की क्लासिफिकेशन पर नहीं।
और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं जो है पूरी होनी चाहिए, तभी ये जो है संघवाद सफल हो पाएगा। नहीं तो सबको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और सभी लोग धरने देकर चौराहे पर जो है जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे। सांस्कृतिक समानता अर्थात भाषा व धर्म की समानता, सांस्कृतिक कल्चरल जो है लैंग्वेज की है, रिलीजन की है, इक्वलिटी होनी चाहिए, अर्थात एक ही प्रकार की वह लोग होने चाहिए। क्योंकि अगर अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग होंगे तो उनमें आपस में विभेद पाया जाएगा और जाति संघर्ष छिड़ने की संभावना बनी रहती है। एकता की इच्छा, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए, नेशनहुड की थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि उनमें राष्ट्रत्व या राष्ट्रीयता की भावना हो तो उस पर एकता स्थापित की जा सकती है। इकाइयों के बीच समानता अर्थात जो उस केंद्र के द्वारा, केंद्रीय सत्ता के द्वारा उसके अन्य जो राज्य हैं उसके में जो है आपस में समानता होनी चाहिए। किसी के साथ कोई जो है विशेष प्रावधान या विशेष उसकी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी राज्य के लोगों को विशेष सुविधाएं मिलने लगेंगी, अन्य के उसमें विशेष सुविधाएं नहीं होगी, तो उसी के तर्ज पर अन्य लोग भी अपनी डिमांड करने लगेंगे और जिससे जो है वो हमारी व्यवस्था डिस्टर्बेंस हो सकती है। संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है, तो इसके भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध का जो इसकी प्रवृत्ति ऐसे क्यों बढ़ी, क्यों इसका जो है उसकी ओर लोगों का ध्यान गया। तो प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध का संघ के द्वारा संचालन किया गया। जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सब उसकी प्रवृत्ति इसलिए बढ़ी कि सब लोगों ने मिल करके उन जो है शक्तिशाली देशों का क्या किया, मुकाबला किया। तो लोगों को या देश राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ताओं को या राष्ट्राध्यक्षों को यह रियलाइज होने लगा कि जिस प्रकार से हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय संघ का निर्माण करके हम उन शक्तियों को चुनौती दिया, उन शक्तियों से विजय प्राप्त किया, तो यदि हम आपसी राज्यों को सम्मिलित करके एक संघ का निर्माण कर लेंगे तभी हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लोक कल्याण की राज का उदय, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, इसके केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति हुई संघवाद की, क्या हुआ, जो है वेलफेयर स्टेट का क्या हुआ, कंसेप्ट डेवलप हुआ। लोग ये सोचने लगे कि भाई खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो। भाई अगर हमारे पास है कि कोई हमारा कोई भी संबंधी नहीं है, अगर 10-50 रुपए की कोई डिमांड कर लेता है तो व्यक्ति आसानी से एक लोक कल्याण की भावना की सोचते हुए कि भाई ये बुजुर्ग हैं या अपाहिज है या बीमार हैं या कोई किसी रूप में है, तो उसको जो है अपना जो है सहयोग दे देते, फाइनेंशियल या किसी तरह का हो ना। तो जैसे लोक कल्याणकारी भावना का उदय हुआ, लोक कल्याणकारी जो राज्य है एक जो व्यापक अवधारणा है, जिसमें वह राज्य होता है जहां पर सरकार के द्वारा वहां पर रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति में ध्यान में रख करके वहां की शासन व्यवस्था और नीतियों का संचालन किया जाता है, नीतियों को बनाया जाता है, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संघ द्वारा राज्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और संघ द्वारा राज्यों को जो सहायता दी जाती है उनको, क्योंकि संघ सूची के जो विषय होते हैं वो ज़्यादा जो है फाइनेंशियल के होते हैं, उसमें ज़्यादा टैक्स आते हैं, और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उनमें उतना टैक्स नहीं आता। अर्थात पैसे के रूप में भी केंद्र सरकार मजबूत होती है और राज्य को अपना समय समय पर सहयोग देती रहती है। विदेशी नीतियों का संघ के द्वारा संचालन, क्योंकि विदेशी नीतियों से जब संघ का संचालन किया जाने लगे तब देश की एकता और जो अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। अदरवाइज नहीं तो अपनी अपनी राग और अपनी अपनी ढपली वाली स्थिति हो जाएगी कि जो है इधर के राज्य कुछ कहेंगे और उधर के राज्य कुछ कहेंगे, दोनों सभी के अपने हितों में समानता नहीं है। टेक्नो राजनीति का उदय, अर्थात आज की जो राजनीति है इतना टेक्निकल होती जा रही, इतना जो आईटी सेक्टर का प्रयोग किया जा रहा, सब डिजिटलाइज किया जा रहा है ना, तो इस प्रकार से जब टेक्नो राजनीति का उदय हुआ तो धीरे धीरे इन सब चीजें के साथ ही क्या हुआ, संघवाद की टेंडेंसी या प्रवृत्ति में क्या हुआ, केंद्रीकरण में विकास हुआ। तो भारतीय संघवाद में उत्पत्ति
नई प्रवृत्तियां, हमारे जो भारतीय संघवाद है उसके जो है क्या है, तो संघवाद के लक्षण क्या हैं। तो एक भारतीय संघवाद की हम बात स्पेशल कर रहे हैं। एक लिखित एवं कठोर संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, दोहरी नागरिकता है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है हमारे यहाँ, ठीक है, ये व्यवस्था पाई जाती है। इसी के द्वारा जो है अपने यहाँ के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। लेकिन इसके जो है ये तो उसके लक्षण हैं, इसके गुण भी समझिए कि इसके गुण क्या है और इसके अवगुण क्या है। इसको हम जो है यह राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, केंद्र और राज्यों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जनता का भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिलता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में सत्ता बटी रहती है और वहाँ के रहने वाले लोग पार्टिसिपेट करने को अवसर उनको दिया जाता है। इसमें सरकार की निरंकुशता का भय नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी शक्तियां बटी होती तो कोई पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। यह विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देती है जो है ना, तो इसमें जो है धीरे धीरे क्या होता है, विश्व बंधुत्व भाईचारे को जो है डेवलप किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उनका विकास किया जाता है। अब इसमें देखिए फेडरलिज्म के जो क्या है डिमेरिट क्या है, संघवाद के दोष क्या है। इसमें निर्णय लेने में क्या होती, कठिनाई होती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे लोगों को समझा बुझा करके एक निर्णय पर ले आना संभव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, एकता एवं अखंडता के अनुरूप नहीं होती, क्योंकि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना है तो सभी को एकता के सूत्र में बांध पाना संभव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिक खर्चीली व्यवस्था है, क्योंकि जब जो है शासन की जो है मशीनरी है, सरकार की जो मशीनरी इतनी भागों में डिवाइड होती है, इतने एम्प्लॉय और इतने वो रखे जाते हैं कि उन लोगों को जो है एकता के जो है जितना एम्प्लॉय रखे जाएगी उतना सैलरी दी जाएगी, तो खर्च क्या है बढ़ जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो, संघात्मक व्यवस्था होने के कारण जो है धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी पॉलिटिकल पार्टियों का क्या हो जाता है जो है जन्म होने लगता है। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो क्लास में भारतीय संघवाद पर इतना ही आज चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।